So students, we are going to understand about pH scale. pH scale के बारे में जानने से पहले we will take the topic what is acid and what is the concentration of acid. So first of all, acid क्या होते हैं बेटा? Which gives H plus ion. जो H plus ion देते हैं वो acid होते हैं, और बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन देते हैं. आपकी स्क्रीन पे दोनों ही वर्ड हैं, आप इसी पे फोकस करते हुए मेरी बात को समझे कि एसिड्स में मोस्टली H पॉजिटिव आयन होते हैं और बेस में OH नेगेटिव, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH नेगेटिव होता है. अब जब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन दोनों के मिलते हैं ना, तो वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा, बाकी जो रह जाएगा वो सॉल्ट बन जाएगा. तो सॉल्ट कैसे बनता है उसको भी समझेंगे. उससे पहले यहाँ एसिड की जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है उसकी बात करना चाहूँगा मैं. जैसे कि एग्जांपल है HCl. बेटा HCl, कैन इट गिव H पॉजिटिव आयन इटसेल्फ? क्या ये अपने आप अपनी ड्राई स्टेट में, जो HCl गैस ड्राई स्टेट में होती है, क्या उससे H प्लस आयन आ सकता है? कभी नहीं, है ना. और ऐसे NaOH से OH नेगेटिव नहीं आ सकता जब तक आप उसको पानी में न डालें. तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी में डालने पर ये जो एसिड या बेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो डेसोशिएट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन. ठीक है. तो एसिड आयोनाइज होके H पॉजिटिव देगा और बेस आयोनाइज होके OH नेगेटिव देगा. अब हमारा कंसर्न है ये जो H पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है, और पानी में भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेंगे, देखना. तो ये जो H पॉजिटिव बनते हैं, ये कितने बनेंगे उसके हिसाब से हम pH स्केल डिसाइड करेंगे. अब मैं यहाँ एग्जांपल लेते हुए इसको समझना चाहूँगा कि पहली बात ये कि दो एसिड लिए मैंने. एक एसिड HCl है और एक है विनेगर में यूज करते हैं एसिटिक एसिड है. इन दोनों ही एसिड को हमने पानी में डाल दिया. 100 ml ऑफ वाटर में मैंने 10 ड्रॉप्स ऑफ HCl डाली और ऐसे 10 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर की वो किस में डाल दी मैंने? 100 ml ऑफ वाटर में. पानी तो सेम लिया था, एसिड भी सेम डाला उसमें, तो क्या दोनों से बराबर अमाउंट में H प्लस आयन बनेंगे? ये सोचने वाली बात है. आप में से कईयों को पता भी होगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों में बराबर आयंस बनेंगे. मींस एक एसिड ज्यादा H प्लस आयन देगा और दूसरा कम देगा, है ना. तो हो सकता है कि 100% या 100 मॉलिक्यूल में से 100 मॉलिक्यूल H प्लस आयन बने किसमें? HCl से. HCl से सारे के सारे H प्लस आयन बन जाएंगे. पर एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं होगा. एसिटिक एसिड में कम आयंस बनेंगे. तो कहने का मतलब यह कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे हमें ध्यान देना है. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ही pH स्केल से जुड़ी है. तो क्योंकि दो, हाँ जी, बेटा नमक है, जैसे NaCl है, और इसके अलावा बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ये सारे सॉल्ट ही होते हैं. इनका यूज करते हैं हम डेली लाइफ में. ठीक है जी. तो अभी जैसे H प्लस आयन की बात कर रहा था मैं, इनकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है दो एसिड्स में, तो उसके अनुसार pH स्केल भी अलग अलग होगी. ठीक है ना. तो हम इसको रिलेट करने वाले हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन को pH स्केल से रिलेट करने वाले हैं. इसका मतलब क्या है pH का? pH मीन्स पोटेंशियल टू गिव H पॉजिटिव आयन, है ना, कि कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन निकल सकते हैं, उसका पोटेंशियल किस में मापते हैं? pH स्केल पे. अब pH स्केल कैसे तैयार की जाएगी? बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक सॉल्यूशन बनाकर गिरा देते हैं. अब कौन सा सॉल्यूशन बनाना है? यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये सॉल्यूशन हमें बनाना है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल. और देखिए, तो हम क्या करेंगे, pH पेपर को, ठीक है, उसके कलर चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए सॉल्यूशन में डालेंगे. तो ये सॉल्यूशन में इसको अगर डालने पर कोई ऐसा कलर आ जाता है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज द रेड कलर इज ऑब्जर्व्ड, ओके, एंड दिस रेड कलर विल शो दैट pH वैल्यू क्या होगी, 0 या 1. ठीक है. अगर आप उसी पेपर को किसी बेस में डालेंगे तो
हो सकता है वॉयलेट हो जाए, इंडिगो आ जाए, तो फिर उस केस में उसकी पीएच वैल्यू 14। तो कहने का मतलब पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में हो सकती है बेटा, 0 से 14। और ये कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। ये पीएच स्केल क्या करेगा, इट विल हेल्प टू कंपेयर RN, इट विल हेल्प टू कंपेयर द एसिड्स एंड बेसिस और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम। अगर पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है बेटा, 0 से 3 तक आए तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पीएच वैल्यू 4, 5, 6 इनमें से कुछ आए तो ये वीक एसिड है। ऐसे ही बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 12 से 14 के बीच में आती है ना। और अगर 8, 9, 10 इनमें से कुछ आए तो ये वीक बेस है। और पीएच वैल्यू का पता लगता है कलर के अनुसार। तो कलर इंडिकेशन देखिए, नॉर्मली जो पानी है, न्यूट्रल वाटर है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। तो अगर ग्रीन कलर आता है ना पीएच पेपर का, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर उस पेपर का ऑरेंज कलर आ जाए तो हम बोलेंगे ये एसिडिक है और वीकली एसिडिक है ना, ऑरेंज, येलो। तो जैसे जैसे कलर आएगा उसके अनुसार पीएच डिसाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन की पीएच हम 0 से लेकर 14 तक डिसाइड कर सकते हैं। तो पीएच पेपर और कुछ नहीं है, इट हेल्प टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। तो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझने के लिए हमने क्या किया, लेमन जूस लिया इस बीकर में और दूसरे में लिया हमने सोप सॉल्यूशन। अब हम बारी बारी ये पीएच पेपर इसमें डाल के देखेंगे। जब हमने ऑरेंज जो लेमन जूस था, लेमन जूस में जब इसको डाला पीएच पेपर को, तो देखो ग्रीन से कैसा कलर आया, ये आप इसको देख सकते हैं। ये 3 के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 या 4 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि लेमन जूस की पीएच वैल्यू 3 होती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, सोप सॉल्यूशन में डाला। सोप सॉल्यूशन में डालने पर ग्रीन से इसका कलर देखिए क्या आ गया, पीएच पेपर का कलर हो गया है ये वाला। तो और यहाँ पे पीएच वैल्यू कितनी है, 9। तो ये कंपेयर करके आप पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि सोप सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 9 है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी कम करके एक सोप सॉल्यूशन बनाया जाता है ना। तो पीएच वैल्यू 9 के आसपास आएगी। और एसिड के केस में आपने देख ही लिया कि लेमन की 3 पीएच वैल्यू आई। तो हर एक चीज़ की बेटा अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, और हमारी बॉडी की भी अपनी पीएच वैल्यू है। हमारी बॉडी नॉर्मली 7 से लेकर 7.8 7.8 हाँ जी 7 से 7.8 के बीच में वर्कआउट करती है। अगर इसकी पीएच वैल्यू अगर 7.8 से कम हो जाए, मीन 7 से भी कम हो जाए, तब फिर एसिडिक मीडियम में हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और 7.8 से बढ़ जाए तो भी हम बीमार हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें तो हमारी बॉडी की पीएच 7 से 7.8 होनी चाहिए। ऐसे सॉइल की पीएच, हमारे दांतों की पीएच, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस मोर H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन बनेंगे उसी हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड आएगी, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड मेजर की जाएगी पीएच पेपर पे। ऐसे ही वीक एसिड विल प्रोड्यूस लेस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। बेस में भी ऐसे होता है, बेस में भी जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा OH नेगेटिव बनाएगा और जो वीक होगा वो लेस OH नेगेटिव बनाएगा। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि क्या बेसिक सोल्यूशन में भी H पॉजिटिव होता है। देखिए मैंने कहा कि बेस में तो जैसे NaOH है, NaOH में क्या है, OH है ना, तो OH नेगेटिव तो होते ही हैं, पर क्या उस बेस में H पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो आप हाँ, आप में से काफ़ी बच्चों को पता है कि H पॉजिटिव उसमें भी होगा। एक्चुअली NaOH को बनाने के लिए भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो आप देखिए सोडियम से ट्रांसफ़र होकर इलेक्ट्रॉन OH पे गया, अब Na पॉजिटिव बन गया। अब इस Na पॉजिटिव को जिन्होंने 9th में अच्छे से समझाना वो ध्यान देना कि Na पॉजिटिव को स्टडी करें तो आप बोलेंगे सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन।
एक प्रोटॉन उसमें ज़्यादा है। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी होगी, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब NaOH को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन बनने वाले हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयन बनने वाले, देखिए पानी जब आयनाइज होगा ना तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। तो कहने का मतलब पानी से भी OH नेगेटिव आएगा थोड़ा बहुत, और NaOH से भी OH नेगेटिव आएगा। तो OH नेगेटिव तो डबल हो गया, OH नेगेटिव ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव कम होगा, है ना। पर दूसरी तरफ देखें HCl, जब HCl को पानी में डालेंगे तो HCl से क्या आएगा, H पॉजिटिव H प्लस। अच्छा, पानी से क्या आएगा, H प्लस और OH माइनस। डबल अमाउंट में कौन से आ रहे हैं, H प्लस। तो हम कह सकते हैं एसिड में डबल अमाउंट में क्या आता है, H प्लस। समझ रहे होंगे मेरी बात ना आप, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि H प्लस की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, एसिड्स में। और बेस की बात करें तो उसमें H प्लस आयन कम रह जाएंगे, क्योंकि पानी में H प्लस आयन है ना, और OH नेगेटिव, OH माइनस। पर बेस में H प्लस नहीं है, बेस में क्या है, NaOH में OH है ना। तो उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो OH माइनस डबल हैं और H प्लस कम है। आई थिंक यू हैव गॉट इट, आप समझ गए। अगर सर पॉजिटिव और माइनस दोनों सर अगर मिला देंगे एसिड के पॉजिटिव आयन और बेस के नेगेटिव आयन, तब क्या होगा सर? बेटा फिर पानी बन जाएगा, वो दोबारा से फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। पहले तो वो आयनाइज हुए ना, आप ये देखिए पहले आयनाइज होंगे वो, और आयनाइज होने के बाद ना फिर दोबारा रिकम्बाइन कर जाएंगे वो, ठीक है। आयनाइज होने के बाद अगर आप उसको एसिड के साथ मिला देंगे ना तो रिस्पेक्टिव आयन जो अपोजिट आयन है ना वो एक दूसरे को खींच लेंगे। तो Na पॉजिटिव किसको खींच लेगा, Cl को, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अनुसार, ठीक है। तो NaCl बन जाएगा और बाकी H प्लस और OH आपस में मिलकर पानी बना देंगे। जी बेटा आप समझ गए। चलिए आगे चले। अब हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने वाले। निशांत शायद आप कुछ कहना चाह रहे हो पर आवाज़ आपकी कट रही है। आपने जो ईयरफोन लगाया ना उसमें डिस्टरबेंस हो सकती है। हाँ निशांत कुछ कहना है आपको। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हम्म। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रलाइज होने वाली बात मैं भी यही कह रहा था कि अगर आप एसिड और बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पर आपने अभी जो पूछा था उसमें यही कहा ना आपने कि एसिड के H प्लस आयन और बेस के OH नेगेटिव आयन को मिलाएंगे। आप क्या कह रहे हो, निशांत भी यही कह रहा था, बीच में आवाज कट गई उसकी, है ना। तो वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। चलिए अब हमारे स्टमक की जो पीएच वैल्यू है उसकी बात करते हैं। बेटा स्टमक की पीएच वैल्यू वैसे तो 1.2 होती है ना। पर कई बार ये पीएच वैल्यू 1.2 से कम हो जाती है। तो 1 या 0 के आसपास अगर आ गई ना पीएच वैल्यू, तो ये स्टमक पूरी तरह से इसमें मतलब इसकी जो दीवारें हैं ना, ये स्टमक की जो स्किन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, करोड हो जाएगी। और करोड होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से अल्सर या इस तरह की बड़ी बीमारियां यहाँ तैयार हो जाएंगी। वेट ए मिनट, एक कॉल आ रही है बेटा। चलिए, तो पीएच ऑफ द स्टमक कैसे मेंटेन रखनी है। अगर मान लो पेट में एसिडिटी हो जाती है किसी कारण से, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बेसिक सब्सटेंस या ऐसी टैबलेट जिसमें बेस ज़्यादा हो वो खाएंगे। तो उससे क्या होगा, H प्लस आयन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच बढ़ जाएगी हमारे स्टमक की, और पीएच बढ़ने से कंफर्टेबल हो जाएंगे हम, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेस है MgOH ट्वाइस, ठीक है, ये बेस क्या करेगा, स्टमक के एक्सेसिव HCl के साथ रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन के बाद ये देखिए
सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो ये सॉल्ट भी न्यूट्रल है और ये वाटर भी, आप समझ सकते हैं इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, H प्लस वगैरह एसिड वगैरह नहीं होगा। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन होती है। जी हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा, NaCl, MgCl2 ये सभी सॉल्ट होते हैं। हाँ, क्लोराइड से सॉल्ट बनेंगे, अलग अलग सॉल्ट बनेंगे, हो सकता है एसिडिक हो, बेसिक हो, उस पे आने वाला हूँ मैं। अभी आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। तो देखिए, हमारे टीथ या दांतों की जो पीएच है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। दांतों के ऊपर बेटा वाइट सी जो लेयर होती है ना, उसको कहते हैं एनेमल। उस एनेमल की फॉर्मेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट कई बार डिके होना स्टार्ट हो जाता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर एसिड बनता है, ठीक है, और वो एसिड क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट को या एनेमल को उसमें कैविटी कर देगा, उसको कोरोड कर देगा। देखिए, जो हम शुगरी सब्सटेंस खाते हैं बेटा, हाँ मैं डाउट लेने वाला हूँ, आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, एक बार समझ लें, अपने डाउट नोट कर लें, फिर इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो शुगर सब्सटेंस होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ अटैच हो जाते हैं दांतों के आसपास हैं। अब उन कार्बोहाइड्रेट्स पे हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस के अंदर जो भी शुगर है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको लैक्टो शुगर से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो माउथ में कौन सा एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, डैमेज करेगा दांतों को। हाँ, तो नॉर्मली इस प्रोसेस में जो हमारे माउथ की पीएच है ना, वो 5.5 आ जाती है या इससे भी कम हो जाती है, और ये फिर दांतों के लिए सपोर्टिव नहीं है, फिर दांत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे दांत तभी सही रहते हैं अगर माउथ की पीएच 6 या इससे ऊपर है, 6 या 7 के बीच में रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पीएच को 7 न्यूट्रल मेंटेन रखने के लिए एसिड को न्यूट्रलाइज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ जो टूथपेस्ट है ना, जो ब्रश करते हैं हम, उसमें क्या होता है, जो एसिड अंदर बना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस के द्वारा, क्योंकि टूथपेस्ट में बेस होता है, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर में भी बेस होता है, तो उससे भी आप उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और शुगर सब्सटेंस जो होती हैं, इनको कम खाएंगे क्योंकि इन्हीं में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर शुगर होती है, उस शुगर से, लैक्टो शुगर से ही तो लैक्टिक एसिड बनना है, तो कम खाएंगे तो लैक्टिक एसिड कम बनेगा, ठीक है। टूथपेस्ट करेंगे, टूथपेस्ट की हेल्प से भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? हाँ जी, एसिड और बेटा शुगर तो ना एसिड है ना बेस है, आपको मैंने बताया था, अगर कोई एसिड या बेस हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है पानी का सोल्यूशन बनाने पर। और अब पीछे ग्लूकोज का लास्ट टाइम जो एक्टिविटी मैंने समझाई थी ना, तो उसमें शुगर सोल्यूशन बनाया या ग्लूकोज सोल्यूशन बनाया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या बल्ब ग्लो करता है? नहीं करता है। ध्यान में आया? हाँ, तो वो ना एसिड अपने आप नहीं बनाया बेटा, वो तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, उन्होंने अपना प्रोसेस किया। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको प्रोसेस करके कुछ और में कन्वर्ट कर देते हैं ना, है ना, यूजफुल सब्सटेंसेस में, वैसे बैक्टीरिया ने लैक्टोज शुगर को, जो कि एसिड नहीं था, उसको एसिड में कन्वर्ट किया। जैसे मिल्क में नहीं होता, मिल्क में एसिड नहीं होता बेटा, पर जब आप उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया का काम होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें एसिड बन जाता है। चले आगे। तो भी नुकसान करेगा बेटा, पेस्ट भी एक्सेस में नहीं होते। हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे को पेस्ट, जो टूथपेस्ट है ना, उसकी पीएच वैल्यू को ध्यान में रख के ही टूथपेस्ट खरीदना चाहिए। तो कई पेस्ट हैं जिनके ऊपर पीएच वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। तो अगर पीएच वैल्यू 8, 9, है ना, इसके बीच में है, पर वैसे 9 जाने पर भी बढ़ जाएगी, पीएच वैल्यू 8 के आसपास होनी चाहिए। अगर 8 तक है तो ओके है, ठीक है ना। मैक्सिमम 9 तक भी ओके रहती है, पर 10 या 11 अगर पीएच वैल्यू हो जाएगी तो नुकसान करेगा। दांतों को तो बेटा हर तरह से नुकसान होता है, अगर आप ज़्यादा एसिड लगाएंगे तब भी। आप देखो, कार्बोनिक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कई कई बच्चों ने ये कंप्लेंट की कई बार,
और हम सभी देखते ही हैं कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी ना दांतों में सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर ठंडा गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि दांतों का जो एनामल है वो डिके हो जाता है एक्सेस ऑफ एसिड के कारण। तो ना तो एक्सेस ऑफ एसिड लगना चाहिए दांतों में, ना एक्सेस ऑफ बेस। चले आगे। तो बेटा पीएच वैल्यू की जो इंपॉर्टेंस है वो सॉइल या प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। आप इसमें समझें कि नॉर्मली जो सॉइल है उसकी पीएच 6 से 6.8 होनी चाहिए और इसमें प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। पर अगर इसकी पीएच कम हो जाए, मींस सॉइल कैसी हो जाए, एसिडिक। अब वो एसिडिक कैसे होगी? हम उसमें खाद डालते हैं ना, मैन्योर। मैन्योर बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करती है, इसकी पीएच को कम करती है, एसिडिक बनाती है। तो अब आप क्या करेंगे, एसिडिक सॉइल को बेस के हेल्प से न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे कि लाइम होता है ना, लाइम, लाइम स्टोन में कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप इसमें डाल दोगे ना सॉइल में, देन इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। तो इससे पीएच वैल्यू फिर से 6 से 6.8 आ जाएगी, है ना, इससे नीचे नहीं जाएगी। अब मान लेते हैं ज़्यादा बेस डालने से पीएच वैल्यू बढ़ गई, 7 से ऊपर चली गई, 8 होगी, 9 होगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालेंगे जिसमें एसिड होता है। तो ऐसे आपने अल्टरनेट वेज में पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एसिड होता है और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उसमें बेस होता है। तो बारी बारी से इनकी सही रेशो ऐड करते रहें तो पीएच वैल्यू 6 से 6.8 बनी रहेगी। अगर पीएच वैल्यू 6 से नीचे चली गई ना तो विल्ट अप कर जाते हैं प्लांट्स, ठीक है, सूख जाते हैं। ऐसे ही आंट या फिर मधुमक्खी, ये क्या करती हैं, इनकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है और ये फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, है ना। और उससे क्या होगा, उससे हमें ईचिंग होती है, पेन होती है। तो हम समझ सकते हैं ये भी एसिड के कारण है। हालांकि ये जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है ना, हर एक एनिमल में होता है। ये एनिमल हमें काटते तभी हैं जब इनको डर लगता है कि हमारा कोई हार्म होने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो अब आप चाहते हैं कि ये हमें जो एसिड है जो हमारी बॉडी में हमें इंजेक्ट कर रहे हैं उससे उससे हमें रिलीफ मिले। तो रिलीफ के लिए हम फिर बेस लगाएंगे। ऐसे प्लांट में भी होता है, नेटल प्लांट, ठीक है, बिच्छू बूटी कहते हैं हिंदी में इसको। तो अगर आप इसके पत्तों को टच कर देंगे ना तो इरिटेशन होती है और बड़ी ज़्यादा मतलब स्वेलिंग आ जाती है फॉर्मिक एसिड के कारण, क्योंकि इन प्लांट्स में फॉर्मिक एसिड होता है, हमारी बॉडी में आ जाएगा वो। पर इसके पास ही डॉग प्लांट भी होता है, उसमें बेस होता है। ये डॉग प्लांट के अंदर बेस होता है और ये बेस जब हमारी उस इन्फेक्टेड एरिया पे लगेगा, हमारी स्किन के ऊपर लगेगा, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बेटा लास्ट में हम सॉल्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आपको मैंने बताया कि सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस से, है ना। अब इसमें से कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक। तो ये देखिए, एस ए का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, एस बी का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये डब्ल्यू ए वीक एसिड और ये वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे तो एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जो न्यूट्रल होगा। मींस उस सॉल्ट पे ना तो एसिडिक इफेक्ट होगा ना बेसिक, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब थोड़ा सा हटके देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है, ये नीचे सारे एग्जाम्पल दिए हैं एसिड्स के। ये सबसे पहला एग्जाम्पल, हाँ बेटा एसिड भी है और बेस भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं दोबारा से उसको लेने वाला हूँ। वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सब बेटा एग्जाम्पल दिए हैं नीचे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इन एग्जाम्पल में से आप किसी एक को भी एज्यूम कर सकते हैं। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आप ये तो ले नहीं सकते ना, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ, क्योंकि एसिड को वीक के साथ रिएक्शन करवाना, बेस के साथ रिएक्शन करवाना, तो क्या होगा, आप देखिए स्ट्रेंथ किसकी रह जाएगी, एसिड की। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। चलिए इसको थोड़ा सा फिर बोर्ड पे समझाता हूँ मैं। पर अभी आप ये एग्जांपल ले लें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक वीक एसिड कौन से हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से और वीक बेस कौन से हैं। तो एक स्लाइड और है, बस इसको देख लो। तो देखिए आपके सामने ये एसिड है और बेस। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे सॉल्ट जो है ना वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और
न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या किया, एसिड कौन सा लिया, स्ट्रॉन्ग, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, और बेस कौन सा लिया, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लेंगे अगर दोनों ही, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अच्छा अब देखिए, एसिड स्ट्रॉन्ग, ये नीचे एसिड ही है, ये स्ट्रॉन्ग है, पर बेस कैसा है, वीक। तो कैसा बनेगा, सॉल्ट बनेगा एसिडिक। आपको क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो चीज होगी ना, उसी का नेचर उसमें आएगा। अब यहाँ देखिए, एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस का नेचर आएगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, है ना। और अगर दोनों ही वीक होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और ये एक, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हम्म। नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाई ना आपने, और एसिड वीक था, तो बताइए स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है ना। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी प्रॉपर्टी आएगी, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा।